शुरू। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को लेकर चलूँगा कलकत्ता की कुछ खास जगहों पर। चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता में मेरे तीसरे दिन की शुरुआत होती है यहाँ की प्रसिद्ध लूची खाकर, जो कि मैदा की पूड़ियाँ होती हैं। 18वीं सदी में व्यापारिक स्वतंत्रता और मुगल संरक्षण के कारण ये शहर तेजी से बढ़ा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई और नया फोर्ट विलियम बना। 1772 में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना और प्रशासनिक, सैन्य तथा न्यायिक केंद्र के रूप में उभरा। कलकत्ता में पूरा एक हफ्ता मैंने इसी एक खूबसूरत एयरबीएनबी में बिताया था, जहां जरूरत पड़ने पर किचन भी थी और साफ सफाई बेहतरीन थी। इसका नाम था बोहोबाड़ी। आज द एशियाटिक सोसाइटी की वर्कशॉप का डे 1 भी था। मैं तैयार होकर निकलता हूँ उसी के लिए। आज है हमारे वर्कशॉप का डे 1। सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ओरिएंटल स्टडीज़ को बढ़ावा देना था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ने इंडियन हिस्ट्री को भी काफ़ी प्रभावित किया। इस वर्कशॉप के लिए मेरी फ्रेंड कृतिका भी गुवाहाटी से आई थी। And women in folkloric perspective. This theme invites us to explore the deep and often complex. প্রথমটা দেখাতে পারি। অসহায় নন, তারাই সক্ষম। বিপন্ন হলে উদ্ধার। इतना बार्गेनिंग किया, हाँ बार्गेनिंग करते करते क्या होगा? अब आसान क्यों ना? हम क्यों और दाम बढ़ेगा? चलिए मैं आप सभी को कलकत्ता की इस प्रसिद्ध सड़क का नाम बताता हूँ, जिसका नाम है पार्क स्ट्रीट। करीब 250 साल पहले पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तानों से घिरी हुई एक जगह थी, जो रहने के लिए पसंदीदा जगह नहीं थी, परंतु कालांतर में ये जगह एक मनोरंजन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी। We are meeting after how many years? 3 years. After 3 years. 3 years. She is Kritika's sister. Hi. हम यहाँ पर एक यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट ट्राई करने गए थे, जिसका नाम था फ्लरीज। पर मुझे ये रेस्टोरेंट थोड़ा ओवररेटेड लगा एंड ओवर एक्सपेंसिव तो था ही। बट येस, ये कुसुम रोल्स काफ़ी लाजवाब थे। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक आंदोलनों और दंगों से शहर काफ़ी प्रभावित रहा था और आज़ादी के महायज्ञ में इस शहर का काफ़ी योगदान था। 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित होने से कलकत्ता का राजनीतिक महत्व ज़रूर घटा था। 1947 में विभाजन के बाद ये पश्चिम बंगाल की राजधानी बना, लेकिन शरणार्थियों की आमद और आर्थिक चुनौतियों से जूझता रहा। इस दिन सुबह मैं अपने दोस्तों से मिला और हमने वर्कशॉप से पहले प्रिंसिप घाट जाने का फैसला लिया और हम पहुंच जाते हैं प्रिंसिप घाट पर बोटिंग करने के लिए। चलिए मैं आप सभी को इस जगह के बारे में बताता हूं। इस घाट को और प्रिंसिप मेमोरियल को 1843 में प्रख्यात एंग्लो इंडियन विद्वान और पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसिप की स्मृति में बनाया गया था। यह स्मारक ग्रीक और गॉथिक नक्काशी से समृद्ध है। यहाँ पर एक क्यूट रेलवे स्टेशन भी मौजूद था, जिसका नाम भी प्रिंसिप घाट ही था। हेलो जोगी, हेलो हेलो। अपने प्रारंभिक वर्षों में सभी शाही ब्रिटिश दल प्रिंसिप घाट जेटी का उपयोग जहाज पर चढ़ने और उतरने के लिए करते थे। प्रिंसिप घाट कलकत्ता के सबसे पुराने मनोरंजक स्थलों में से भी एक है। लोग वीकेंड्स पर यहाँ पर शाम को नदी में नौका विहार करने और नदी किनारे टहलने के लिए आते हैं। हमने भी यहाँ पर नौका विहार किया, जो कि एक काफ़ी सुखद अनुभव था। प्रिंसिप के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था भारत की सबसे प्राचीन लेखन प्रणालियों में से एक ब्राह्मी लिपि को समझने का उनका कार्य। क्या सुंदर था। हम लोगों का दादी खरीद के दिया था। एक तो कॉफी थोड़ी देते इसके बाद मैंने कार से ही देखा 1864 में बना ईडन गार्डन, जो कि दुनिया का और इंडिया का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम है, जिसको मेक्का ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। चलिए मैं अब आप सभी को कलकत्ता की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जगह लेकर चलता हूँ, जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम।
इसकी स्थापना 1814 में की गई थी। यहाँ पर बाहर अपना सामान रखकर और म्यूजियम की टिकट्स लेकर हम चल देते हैं इस आइकॉनिक म्यूजियम को अंदर से देखने के लिए। ये भव्य संग्रहालय दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। इसके आकार के हिसाब से ये एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, कवच और आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, मम्मी और मुगल चित्रों का दुर्लभ संग्रह है। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक पेड़ का जीवाश्म है जो 250 मिलियन साल पुराना है। इसकी कुल लंबाई 22 मीटर की थी और ये आसनसोल से मिला था जब रेलवे की खुदाई वहाँ पर चल रही थी। इसकी स्थापना कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी और इसके संस्थापक थे डेनिश बोटेनिस्ट डॉक्टर नेथनियल वॉलेज। इस संग्रहालय में 6 खंड हैं जिनमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कलाकृतियों की 35 गैलरियां हैं। इसमें भारतीय कला, पुरातत्व, मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्राणी विज्ञान, आर्थिक वनस्पति विज्ञान शामिल है। मानविकी और प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित कई दुर्लभ और अद्वितीय नमूने यहाँ मौजूद हैं। इन खंडों की गैलरी में संरक्षित और प्रदर्शित किए गए विशेष रूप से कला और पुरातत्व खंडों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संग्रह भी शामिल हैं। इस म्यूजियम को बनाने के विचार को तब बल मिला जब 1808 में ब्रिटिश सरकार ने सोसाइटी को पार्क स्ट्रीट क्षेत्र में एक उपयुक्त आवास की पेशकश की। यहाँ का संग्रह वाकई में लाजवाब था। अभी जो आप देख रहे हैं वो भरहुत स्तूपा के रिमेन्स हैं। इसमें बोटेनिस्ट नथानियल वॉलेज का भी एक इम्पॉर्टेंट योगदान था। उन्होंने कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी की परिषद को पत्र लिखकर अपने निजी संग्रह और एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह से एक संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं देने की पेशकश की और 5 अनुभाग भी प्रस्तावित किए। इसके बाद उन्होंने अपने निजी संग्रह से कई वनस्पति नमूनों का दान भी संग्रहालय को दिया। इस म्यूजियम में मिडिवल पीरियड की बौद्ध और हिंदू मूर्तियों का एक बड़ा और प्रतिनिधि संग्रह भी मौजूद है, विशेष रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मूर्तियों का। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे ज़्यादा खास बात मुझे लगी वो थी प्रागैतिहासिक जानवरों के जीवाश्म कंकाल और यहाँ का कला संग्रह। कला संग्रह मेरा फेवरेट पार्ट होता है किसी भी म्यूज़ियम का और यहाँ का भी बहुत अच्छा था। पर सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ इस पूरे म्यूज़ियम की थी ये सारे जानवरों की हड्डियाँ। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक कछुआ था और काफ़ी विशाल कछुआ था। इसके अलावा यहाँ पर इन सभी जानवरों का जो विलुप्त हो चुके हैं उन सभी का एक माइंड ब्लोइंग कलेक्शन था। अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये जगह जन्नत है। इस म्यूज़ियम में प्राचीन वस्तुओं के अलावा उल्का पिंडों का भी एक संग्रह संरक्षित है। She is Ujjainian. We are meeting after more than 2 years. We met last time in our masters. इसके बाद मेरी मास्टर्स की फ्रेंड उज्जैनी भी जो हमसे मिलने आई थी उसने हमको झालमुड़ी खिलाई और हम पहुंच जाते हैं हमारी वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैं कुछ और जगहों को देखने के लिए निकल जाता हूँ। उनमें से था जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता। आज ये कलकत्ता का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस है। इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस भी है और इसकी सबसे खास बात है कि ये भारत का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस भी है जो कि शुरू हुआ था 1727 में। ये जनरल पोस्ट ऑफिस पुराने फोर्ट विलियम की जगह पर मौजूद है। इसके अलावा ये ऐतिहासिक इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हुई थी। ये जनरल पोस्ट ऑफिस अपनी भव्य ऊंची गुंबददार छत के लिए और अपने लंबे खंभों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक संग्रहालय भी है जिसमें कलाकृतियों और डाक टिकटों को संग्रहित किया गया है। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत था और इसके अलावा यहाँ पर अभी एक नया कैफ़े भी खुला है जो कि इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस थीम कैफ़े भी है। वाकई में कलकत्ता एक विंटेज सिटी है और आपको यहाँ की हर गली में एहसास होगा कि ये शहर कितना ऐतिहासिक और कितना खूबसूरत है। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ एक और ख़ास जगह और उसका नाम है सेंट पॉल कैथेड्रल और ये अपनी गॉथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
इस इमारत की आधारशिला 1839 में रखी गई और इसका निर्माण 1847 में पूरा हुआ था। इसको कलकत्ता का सबसे बड़ा चर्च और एशिया का पहला एंग्लिकन कैथेड्रल कहा जाता है। ये चर्च बिल्कुल विक्टोरिया मेमोरियल के पास है, जहां हम अगली वीडियो में चलेंगे। शाम के समय मैं पहुंचता हूं एक मार्केट में जो है तो बहुत पुराना, पर उसको आज भी न्यू मार्केट कहा जाता है। इसका असली नाम है सर स्टुअर्ट हॉग मार्केट और ये थी इस मार्केट की बहुत फेमस नाहोम बेकरी। हम काफ़ी लेट पहुंचे थे, इसलिए बेकरी में सब बिक चुका था। चलिए मैं अब आप सभी से मिलूंगा कलकत्ता के दूसरे पार्ट में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।